नमस्कार दोस्तों, 25 दिसंबर को हमारे भारतीय कानून आपराधिक कानून में परिवर्तन हो गया और एक नया कानून लागू हो गया। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने उस पर साइन करने के साथ ही ये कानून हमारे देश में लागू हो गया है। आपको पता है कि इसके पहले जो अपराध संहिता थी, सीआरपीसी या आईपीसी, वो अंग्रेज़ों के समय की थी, लेकिन उसे चेंज किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और इसमें क्या चेंजेज हुए हैं और कौन से प्रासंगिक चेंजेज हुए हैं, इसको जानने के लिए, और नया कानून क्या है, नया जो आपराधिक कानून बना है, इसमें क्या मुख्य चीज़ें हैं, इसे जानने के लिए हम बैठे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी, जो कि राज्यसभा के एमपी भी हैं और होम अफेयर कमेटी के ये चेयरमैन भी हैं। इन्होंने जो है इस बिल पे काफ़ी बारीकी से गौर किया है, उसे देखा है, समझा है, जाना है। तो इनके पास आज हम आए हैं जानने के लिए कि इस कानून में क्या नया है और किस तरह से ये भारतीय नागरिकों के लिए ज़्यादा बेनिफिशरी है। तो ब्रजलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये नया कानून जो है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा था, 1857 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी चूलें हिल गईं। अवध क्षेत्र भी यहाँ प्रभावित रहा। मंगल पांडे जी ने शुरू किया, माता दीन भंगी ने शुरू किया, बैरकपुर और मेरठ से लेकर पूरे देश में फैल गया। झांसी, कानपुर, ताता टोपे, रानी झांसी, झलकारी बाई, उदा देवी, बेगम हजरत महल, मौलवी हकीमुल्ला, ये तमाम लोग शामिल हुए। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको दबा लिया। और उसके बाद ये हुआ कि क्या ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे जो गुलामी की जड़ है, इसको मजबूत किया जा सके। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्वीन ने खुद अपने हाथ में शासन ले लिया और फिर लॉर्ड मैकाले ने 1860 में आईपीसी बनाया, 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट और 1898 में सीआरपीसी। तो नेचुरली 1857 के बाद ये बने, तो इनका मकसद साफ था। इसलिए हमने जो नाम रखा है, जो पहले इंडियन पेनल कोड था, हिंदी में भारतीय दंड संहिता, यहाँ कहा गया हम दंड नहीं दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। सीआरपीसी का नाम रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। अब कई हमारे अपोजिशन के मेंबर थे हमारी कमेटी में, बोले साहब नागरिक सुरक्षा का मतलब हुआ सिविल डिफेंस। हमने कहा नहीं जनाब, सिविल डिफेंस नहीं हुआ। संविधान हमारा 1950 में लागू हो गया और ये बना 163 पहले। तो जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं जो दिया गया, वो तो उसमें शामिल नहीं है। तो सीआरपीसी जो है, जिसको नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम रखा है, वो यहाँ के लोगों को जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। इसलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम रखा और एविडेंस एक्ट का नाम रखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये हुआ। अब इसमें कई चीज़ें हम लोगों ने तमाम चीज़ें हटाया है और कई तमाम नई चीज़ें जोड़ी हैं। अब इंडियन पेनल कोड में 2-3 चीज़ें पहले नहीं थी, जो वैसे तो काफ़ी चेंजेज हैं, लेकिन जैसे कहीं आतंकवाद नहीं था, तो आतंकवाद पहली बार परिभाषित किया गया। आपको याद होगा एक अधिनियम आता था, ये तब हुआ जब हमारे देश के दो प्रधानमंत्री आतंकवादी हिंसा का शिकार हुए। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 1985 में जब मिसेस गांधी की हत्या हुई, तब 85 में 85 में कानून लाया गया, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट। और 90 में आपको याद है कश्मीर पीक पर था, कश्मीरी पंडित भगा दिए, कत्लेआम हुए उनके, आज अपने घर में आज भी शरणार्थी बन गए। और उसके बाद 95 में कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण के नीति के तहत टाडा को वापस ले लिया, जब उसकी ज़रूरत थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर 2002 में लाया गया पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। उसमें भी कांग्रेस ने विरोध किया और राज्यसभा में वो बिल गिर गया। तो संसदीय इतिहास में तीसरा मौका था जब संयुक्त सेशन बुलाया गया, लोकसभा और राज्यसभा, तब पोटा पास हुआ। उसमें कार्रवाई होती रही, लेकिन जैसे 2004 में मनमोहन सरकार आती है, फिर तुष्टीकरण की नीति इनकी पहली प्राथमिकता थी और पोटा भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये
आज आतंकवाद केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। और प्रधानमंत्री जी ग्लोबल फोरम पर भी ये बात करते हैं कि ये दूसरा आपने देखा होगा 2004 में जब पोटा ख़त्म हुआ, आपके लखनऊ कचहरी ब्लास्ट, जी, फैजाबाद सीरियल ब्लास्ट, तमाम सीरियल ब्लास्ट, आपके दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, बटला हाउस, सरोजनी नगर ब्लास्ट धनतेरस के 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 2005, बॉम्बे सीरियल ट्रेन ब्लास्ट 205 लोग मारे गए थे। इसके अलावा जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, पूरे देश में ब्लास्ट की झड़ी लग गई। और ये था ढुलमुल नीति टेररिज्म पर। आज मैं बड़ा साफ कहता हूँ कि अगर टाडा नहीं होता तो आज मेरे पास पंजाब नहीं होता। लेकिन जो पंजाब का आतंकवाद चला और उसी परिप्रेक्ष्य में ये बना था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वापस ले लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको पहली बार इंडियन पेनल कोड, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, उसमें लाया गया टेररिज्म, उसको परिभाषित किया कि देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, अस्मिता, साथ ही साथ ये भी किया जो भारत को कमज़ोर करना चाहता है फाइनेंशियली, तमाम चीज़ें उसको जोड़ करके अब पहली बार आतंकवाद परिभाषित किया गया। दूसरा एक और है बड़ा मेन परिवर्तन, वो है ऑर्गेनाइज क्राइम। आप देखें हर स्टेट में कहीं न कहीं माफिया सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज क्राइम, पैरेलल शासन। ये तो हम और आपने, मतलब आपने तो हमसे ज़्यादा देखा है। जब उत्तर प्रदेश में आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो देखा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, उत्तर प्रदेश में उन माफियाओं को माननीय बनाया गया। एक पार्टी ने नाम लेना सब जानते हैं, माननीय बन गए, करेला नीम चढ़ा। फिर तो उनकी पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, शासन चलाते थे। जेल गए तो जेल से ही चलता था। गाजीपुर जेल में दरबार लगता था, मछली का तालाब खोद दिया गया, वहाँ बैठ करके मछली पकड़ते थे। डीएम एसपी जा करके बैडमिंटन खेलते थे। तो ये जो पैरेलल इकोनॉमी चली माफियाओं का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कार्रवाई योगी आदित्यनाथ इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ यूपी गैंगस्टर एक्ट था जो 1986 में बना था, ये स्टेट एक्ट था। महाराष्ट्र में मकोका था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इच्छा शक्ति हो उसको करने के, लागू करने की, जो समाजवादी सरकार में नहीं रही, वो इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ में रही। तो माफियाओं का क्या हाल है वो उत्तर प्रदेश परिचित है, सभी जेलों में है, गतिविधियां शून्य हैं। आपने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की, हाँ, हजारों करोड़। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम भारतीय न्याय संहिता, जो इसका पूर्ववर्ती जो है आईपीसी, उसमें लाया गया। इसके अलावा महिलाओं के बारे में ये सरकार बड़ी ही सीरियस है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, 2 सबसे बड़े अपराध हैं मानवता में, महिलाओं के साथ व्यभिचार, बलात्कार और मानव वध। तो अंग्रेज चूंकि व्यापारी थे, उन्होंने तो उनको लूटना था भारत को, तो उन्होंने गुलामी की जड़ मजबूत करने के लिए शुरुआत जो करते हैं परिभाषा के बाद, सरकारी कर्मचारियों पर अत्याचार, फर्जी कॉइन बनाना, वेट एंड मेजर्स, इस टाइप के, और हत्या रखा सीरियल नंबर 302 पर, और बलात्कार नंबर रखा 376 पर। लेकिन यहाँ जो पहला चैप्टर भारतीय न्याय संहिता में है वो महिलाओं और बच्चों के अपराध के, सरकार की प्रायोरिटी। और उसमें एक चीज़ किया गया है, गैंग रेप। गैंग रेप अगर होता है, अगर वो नाबालिग महिला है, 18 से कम बच्ची है, तो उसमें गैंग रेप में सज़ा फांसी तक की सज़ा है। और अगर बालिग महिला है, उसके साथ गैंग रेप होता है तो आजम कारावास तक की सज़ा है। दूसरा, इसमें कहीं ट्रांसजेंडर डिफाइंड नहीं थे, तो जेंडर में खाली क्या थे, मर्द और औरत। इसमें हम लोगों ने ट्रांसजेंडर भी शामिल किया, इसको रखा गया जेंडर न्यूट्रल। तो इस तरह से इसको शामिल किया गया। और सीआरपीसी में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें कई चीज़ें जोड़ा गया। सबसे दिक्कत होती लोगों को एफआईआर लिखाने में, तो उसमें लिखा गया 0 एफआईआर पहली बार हम लोग इसमें लाए। और कहीं भी क्राइम हो, कोई नागरिक कहीं लिखा दे और जहां घटना हुई है 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगा। तो 0 एफआईआर हम लोगों ने परिभाषित किया। यू मीन डिजिटल एफआईआर? डिजिटल एफआईआर किया। और उसके अलावा जो नागरिकों के उसके लिए
उसको न्याय सुविधाजनक हो, तो उसके लिए हम लोगों ने जितने एविडेंसेज हैं साइबर से, आज तो कोई अपराध मोबाइल का प्रयोग जरूर होता है, प्लानिंग में हो कहीं हो, तो जितने साइबर से संबंधित हैं पहले दस्तावेज में परिभाषित नहीं थे, उसको दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया। और इसमें कोर्ट्स पर ही जिम्मेदारी देगी, पुलिस पर ही जिम्मेदारी डाली गई है। इसमें लिखा एफआईआर लिखने के बाद 90 दिन में चार्जशीट लगाना ज़रूरी है, और अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो कोर्ट के आदेश से आपको 180 दिन में चार्जशीट लगाना होगा, नंबर 1। नंबर 2 हम लोगों ने किया, जब हमने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दिया, पड़ा है सालों साल पड़ा है, अब किया गया जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो 120 दिन में मजिस्ट्रेट को चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। फ्रेम हुआ तो उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा, और पता चलता ट्रायल हो गया, और उसके बाद जो डिफेंस लॉयर होते थे इन्फ्लुएंशियल, खासकर माफिया, ये पता चला डेट पर डेट, अब किया तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन अब तारीख पर तारीख नहीं केवल 2 एडजमेंट आप ले सकते हैं, केवल 2 ले सकते हैं। 2। ये वकीलों के लिए मैंडेटरी है और कोर्ट के लिए भी? बिल्कुल कोर्ट के लिए 2 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो इसलिए क्विक ट्रायल होगा। कई चीज़ें जैसे थाने पर कोई दरोगा जी रहे, रिटायर हो गए, कहीं चले गए, एविडेंस पर आया, तो जो रिकॉर्ड पेश करना उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ जो मौजूदा थानाध्यक्ष है या एसपी है कोई, वो आकर कोर्ट में, क्योंकि वो रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई उनकी पर्सनल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पेश कर सकते हैं। उसके बाद ट्रायल, अब तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण किया गया है कि जो कोर्ट पर बहुत भार था, तो ऐसे अपराध जिसमें सज़ा 3 साल तक है, पहले 2 साल था, अब 3 साल कर दिया, उसमें कर दिया समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल में करीब 40% केसेज उसमें डिसाइड हो जाएंगे। एक चीज़ उसमें और डाला हम लोगों ने, और वो है कम्युनिटी सर्विस। छोटे मोटे सज़ा जो है, जेल में सड़ रहे हैं, जमानत के पैसे नहीं हैं, तो उनको कर दिया कम्युनिटी सर्विस। कोर्ट उसमें ऑर्डर करेगी, और वो जेल जाने के बजाय पछतावा भी करेगा, और कम्युनिटी सर्विस जैसे कहीं नगर पालिका पार्क है, मालीगिरी करिए, कहीं है चौकीदारी करिए, पढ़े लिखे हैं तो आकर बच्चों को पढ़ाइए, तो वो सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस, ये पहली बार ये डाला गया है। मतलब अगर 3 महीने की सजा हुई किसी बेटी कटी के जुर्म में या किसी तरह के जुर्म में, या 6 महीने की, तो आप उसे कम्युनिटी सर्विस कर ले सकते हैं बजाय उसको जेल भेजने के। कम्युनिटी सर्विस। तो इस तरह से इसमें काफ़ी चेंजेज हैं। सजाएं, अब जैसे अडल्ट्रेशन में, हाँ, मिलावट खाने की चीज़ में सबसे डेंजरस कौन सा दूध पी रहे हैं आपको नहीं मालूम कि नकली है क्या है। तेल जो खा रहे हैं सरसों का तेल है कि नहीं है। पहले सज़ा मैक्सिमम 2 साल की, नहीं 6 महीने की थी मैक्सिमम सज़ा, अब नई उसमें जो है मिनिमम 6 महीने की है। 6 महीने की सज़ा होगी, और जुर्माना भी है, मिनिमम 25,000 का जुर्माना है, और ये काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है, मिनिमम उतरा है। तो इस तरह से अडल्ट्रेशन पर हम लोगों ने, नहीं तो मिलावट में मिनिमम 6 महीने की सजा जुर्माना है, और अगर मिलावट गंभीर किस्म की है, जैसे आपने दूध की बात की, हाँ, तो उसके आगे भी सजा, वो तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, 10 साल तक हो सकता है, 10 साल तक हो सकती है। तो ये जो दूसरा जो है, जो हम लोगों ने वो बता चुका हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम, और देश पहले था राजद्रोह। राजद्रोह अंग्रेजों ने बनाया था 124A, और उन्होंने किया कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय उन्होंने नया धारा लाए 124A, और राजा के खिलाफ, ब्रिटिश क्वीन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाता था, उसको बंद कर दिया जाता था। काफ़ी बड़ी सज़ा थी, और उसी में हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी और तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, सरदार पटेल, उसी में बंद होते थे। तो इसकी डिमांड भी रही, कांग्रेस करती है, लेकिन ख़त्म नहीं किया कांग्रेस ने, चिल्लाती खाली रही। जब शासन में रहे तो इन्होंने ख़त्म नहीं किया, और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ख़त्म किया। तो हम लोग उसकी दरगाह लाए हैं देशद्रोह। देश के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, और उसको यहाँ भी जोड़ा है कि इकोनॉमिक तौर पर जो हानि
पहुंचाएगा, वो भी रखा है। तो पहली बार वो परिभाषित किया गया, देशद्रोह क्या है। हमने देखा अपोजिशन के मेंबर जब डिस्कशन होती थी तो उनको उस पर भी एतराज़ था, आतंकवाद की धारा पर भी एतराज़ था। कुछ लोग तो लोकसभा में डिबेट किए, उसके बाद भाग गए। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने परिभाषित किया है, इसको लाया है। तो इस तरह से ये जो नया कानून है ये सिटीजन सेंट्रिक है। इसीलिए हम कह रहे हैं दंड नहीं दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। संविधान में जो अधिकार है उसको, अरे जब संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया तो कांग्रेस को उसी समय ये गुलामी के निशान जो कानून थे उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, नहीं ख़त्म किया इन लोगों ने। दूसरा, आप हमारे कानून के किताब में कॉमनवेल्थ, क्वीन, डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, प्रिवी काउंसिल, ये तमाम चीज़ें आज भी कानून के किताबों में थे, जिन सबको निकाल दिया गया है। जो मोदी जी ने कहा था लाल किले के प्राचीर से कि गुलामी के जितने निशान हैं उसको समाप्त करना है, तो ये सबसे बड़ा कदम जो हुआ है, ये जो अंग्रेज़ों का कानून बनाया, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों के संसद द्वारा पास हुआ, उसको हम लोगों ने, मोदी सरकार ने, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा रोल रहा है, उसको करके ये हुआ। और मुझे खुशी ये है कि मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा और राज्यसभा में मैंने ही डिबेट को शुरू किया। 30 मिनट 37 सेकंड का मेरा डिबेट, तो मेरे तो जीवन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ था, 24 किलोमीटर नंगे पाँव जाता था। मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। और उस घर के परिवार के बच्चे को वो मौका मिला सबसे बड़ी पंचायत में, जो हाउस ऑफ एल्डर्स है, उसमें बोलने का, और इसमें कानून के परिवर्तन में, उसके परीक्षण में हमारा रोल एज ए चेयरमैन उसमें रहा है। तो ये मेरे लिए भी ऐतिहासिक दिन, और ये सभी देशवासियों के लिए उस दिन ऐतिहासिक दिन था। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 दिसंबर को उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कानून बन गया, अब नोटिफिकेशन होगा और लागू हो जाएगा। तो सर, आपने जानकारी दी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो अब इस कानून के मद्देनज़र जो नया कानून आप लोगों ने बनाया और ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है, तो जो कानून के विद्यार्थी हैं हमारे देश में, उनको लिए क्या कहना है आपका? ऐसा है, उनको अब तो ये डोमेन में है, इसको पढ़ लें। क्योंकि जैसे ये है, पहले धारा 302 था, अब उसको हम ले आए हैं कमेटी ने, और जो पास हुआ है, हमारी रिकमेंडेशन मानी गई, 101 है वो, 101। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं धारा 60 से 70 के बीच में है। तो ये चीज़ें हैं जो नया, खास का जो नया परिवर्तन हुआ है, धारा का वो बदल गया। अब जैसे वो उस समय कई लोगों ने कहा, अरे साहब 300 क्यों बदल दिया। अभी मैंने किसी अपोजिशन मेंबर का देखा कि कहते थे वो 420 था, तो साहब आपने बदल करके कुछ और कर दिया। तो आईपीसी में धाराएं जो 511 थी उसको करके हमने 358 कर दिया है, क्योंकि बाकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए इसको पढ़ें, और इसके लिए सेमिनार होना चाहिए। और कहीं हुआ तो मैं भी जाना चाहूँगा, अगर बुलाएंगे मैं अवश्य जाऊँगा। और इसको एजुकेट करना होगा, और इसको मीडिया को भी रोल अदा करना होगा। इसको प्रसारित करें, वकील साहबान, जनमानस इस नए कानून को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि अब जो है 2024 में नए कानून से ही होगा। और सीखेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन शुरू में इस पर गोष्ठी की ज़रूरत है, सेमिनार की ज़रूरत है। इसमें केवल वकील साहबान नहीं, जजेस को पढ़ना पड़ेगा, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। और ये अब तो लागू हो ही जाएगा नया कानून। जी, तो आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बृजलाल साहब, जिन्होंने इस कानून के बारे में जानकारी दी, इसकी बारीकियां बताई, और साथ ही इस बात की ज़रूरत को भी महसूस किया कि इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर कानून के विद्यार्थी जो हैं और जो कानून लागू करते हैं, कानून का पालन करवाते हैं, और कोर्ट के जो हमारे माननीय जज हैं, सभी लोगों को इस तरह तरह की संगोष्ठियाँ और सेमिनार आयोजित करके इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, और तभी जो है ये आम जनमानस तक पहुँच पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।